प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवहारवादी व्याख्या व मूल्यांकन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का यदि आप तरीके से मूल्यांकन करते हैं तो वास्तविक रूप में सामान्य मूल्यांकन से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवहारवादियों ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या किस रूप में की है और इसका मूल्यांकन किस रूप में किया है, इसको समझना निहायत जरूरी है। मतलब वास्तव में यहाँ जब आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं हम, तो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण वास्तविक रूप में दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी। ध्यान दीजिएगा, मैं किधर संकेत कर रहा हूँ, व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी। तो यहाँ उन्हीं व्यवहारवादियों की बात आ रही है कि व्यवहारवादियों ने, जैसे रॉबर्ट डाहल है, किर्कपैट्रिक है, डेविड स्टन है, ये व्यवहारवादी तो हैं। आमंड और पावेल है, ये व्यवहारवादी तो हैं। ला पालोम्बारा है, ये व्यवहारवादी तो हैं। तो वास्तव में व्यवहारवादियों ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल्यांकन किस रूप में किया है, इसको समझना है हमें। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं चाहे किसी भी सिद्धांत को समझा रहा हूँ उसको व्यापक रूप में समझाता हूँ, एक भी बात शेष नहीं छोड़ता हूँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। हम केवल औपचारिकता नहीं निभाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जो ये व्यवहारवादी हैं, इन व्यवहारवादियों ने शक्ति पृथक्करण का मूल्यांकन करते समय ये कहा है कि वास्तव में केवल औपचारिक रूप में संरचनाओं को अलग अलग कर देने से, शक्ति का पृथक्करण कर देने से क्या स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है? व्यवहारवादियों का कहना है ये। भाई मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तब सुरक्षित हो सकती है जबकि वास्तविक रूप में सरकार के जो तीन कार्य हैं, तीन संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि भाई इनको अलग अलग हाथों में अलग अलग संरचनाओं को सुपुर्द कर दो कि भाई कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका कर ले और जो है कानूनी क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका कर ले, है ना। और कानूनों का जो उल्लंघन करने वाले हैं उनको दंड देने का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। मैंने इसलिए ये डायग्राम आपके लिए बनाया। तो ये तो शुद्ध शक्ति पृथक्करण हो गया, शुद्ध शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया है उसकी बात बोल रहा हूं मैं। परंतु व्यवहारवादी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, केवल इन संरचनाओं को अलग अलग कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तव में औपचारिक रूप में या संवैधानिक रूप में जो व्यवस्थाएं होती हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं होती हैं, सैद्धांतिक रूप में कुछ होता है और व्यवहार में कुछ और ही होता है। कैसे? स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों को देखिएगा आप, साम्यवादी शासन प्रणालियों को देखिएगा आप, वहां शक्तियों का पृथक्करण तो किया जाता है संविधान में तो, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है वहां? पूर्व सोवियत संघ को देखिएगा आप, वर्तमान चीन को देखिएगा, जितनी भी तानाशाही शासन प्रणाली वाले देश उनको देखिएगा, वास्तव में वहां नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए औपचारिक रूप में संविधान में ऐसी व्यवस्था तो कर दी जाती है, परंतु व्यवहार में वास्तविक रूप में एक शासक के द्वारा ही तीनों ही प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो फिर क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है? व्यवहारवादियों का कह रहा है हरगिज नहीं। तो फिर क्या उपाय हो? तो व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में केवल औपचारिक संरचनाओं को अलग कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वास्तविक रूप में यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, जिनको कि हम अनौपचारिक संरचनाएं कह सकते हैं, गैर संवैधानिक संरचनाएं कह सकते हैं। राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, हित समूह हैं और स्वयं जनमत। भाई अगर शक्तियों का पृथक्करण नहीं भी किया जाए तो व्यवहारवादियों का कहना है कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, जनमत मतलब स्वयं नागरिक, अगर नागरिक सचेत हैं, जागरूक हैं,
तो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इनका कहना है कि केवल औपचारिक संरचनाओं को पृथक कर देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, बल्कि वास्तविक रूप में जो अनौपचारिक संरचनाएं हैं भाई, वास्तविक रूप में तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की वो सुरक्षा करती हैं। इसलिए व्यवहारवादियों का कहना है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की इतनी उपयोगिता नहीं है। हाँ, सीमित उपयोगिता है। व्यवहारवादी कह रहे सीमित उपयोगिता तो है, इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कोई उपयोगिता ही नहीं है। नहीं, व्यवहारवादी कह रहे हैं कि सीमित उपयोगिता तो है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में औपचारिक रूप में तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका क्रियान्वित करे, न्यायपालिका जो है कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दे, है ना। औपचारिक रूप में तो संरचना को विभिन्नीकरण कर दिया जाए, परंतु वास्तविक रूप में जब हम प्रक्रियात्मक स्तर पर आते हैं, कार्यात्मक स्तर पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, जनमत, स्वाम नागरिक यदि जागरूक हैं, सचेत हैं, तो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की इतनी उपादेयता, उपयोगिता नहीं है कि केवल शक्तियों का पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाएगी। व्यवहारवादियों का कहना है कि यह नितांत गलत है। वास्तविक रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल स्वयं नागरिक कर सकते हैं, और वो कब करेंगे? जबकि वो निडर होंगे, वो साहसी होंगे, वो सचेत होंगे, जागरूक होंगे। तो शक्ति पृथक्करण नहीं भी होगा तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि नागरिक जागरूक हैं, सचेत हैं। और यदि व्यक्ति डरपोक हैं, आलसी हैं, निरंतर सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो शक्तियों का पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। ये व्यवहारवादियों का कहना है, और इसी रूप में इसकी हम व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। अब आगे ये सारी बातें आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम क्लास अपलोड करते हैं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, शक्ति पृथक्करण व्यवहारवादी व्याख्या व मूल्यांकन। अब इसकी व्याख्या करें उससे पहले इधर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर यहाँ आप इन सब बातों को समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे? क्योंकि वास्तविक रूप में व्यवहारवादी इसमें सुधार करना चाह रहे हैं। किसमें? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में। यस, यही तो बात समझनी है इसमें। अब देखिएगा, संविधान हर अंग की शक्ति का स्रोत, मतलब जो ये डायग्राम मैंने बनाया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका डायग्राम है? ये शुद्ध शक्ति पृथक्करण का चित्र बनाया है मैंने। किसका? शुद्ध शक्ति पृथक्करण का चित्र बनाया है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है। कैसे? ये व्यवस्थापिका है, ये कार्यपालिका, ये न्यायपालिका। देखिएगा मैंने क्या लिखा है, संविधान हर अंग की शक्ति का स्रोत, यहाँ सरकार। तीनों अंग क्या है? सरकार के ही 3 अंग हैं, मतलब इन तीनों से मिलकर ही सरकार का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया था कि वास्तविक रूप में राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, और पूरी दुनिया में प्रत्येक देश के अंतर्गत सरकार के द्वारा 3 कार्य किए जाते हैं: कानून बनाना, कानूनों को क्रियान्वित करना, और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। तो ये तीनों ही कार्य 3 प्रकार की संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यस, ये व्यवस्थापिका होगी, ये कार्यपालिका होगी, ये न्यायपालिका। स्वतंत्र दिखा रखा है मैंने यहाँ। ये शक्ति होगी, ये शक्ति होगी, ये शक्ति होगी। ठीक है। अब यहाँ क्या है? व्यवस्थापिका का स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र है, कार्यपालिका का भी स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र, और न्यायपालिका का भी स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र। इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और वास्तविक रूप में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधार होता है ना, वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ही होता है। आप स्वयं देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका, और अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका का। तो इसका मतलब शक्ति पृथक्करण की बात वहाँ की गई। हालांकि संविधान में शक्ति पृथक्करण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि भाई संविधान निर्माताओं ने ऐसा लिखा है। नहीं, हम तो जब उस संविधान का अध्ययन करते हैं तब लगता है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, यह भी आपको नोट करना है। तो स्वतंत्र हो गई। अब व्यवस्थापिका का स्वतंत्र संगठन व क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अमेरिका को उदाहरण ले सकते हैं आप, ये शुद्ध शक्ति पृथक्करण है, इस क्षेत्र में ये सीमित है। मतलब व्यवस्थापिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की जैसी कांग्रेस है, व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। क्या कह रहा हूँ? संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 सदन है, मतलब अमेरिका में 20 सदनीय व्यवस्थापिका है। 2 सदनों के नाम क्या है? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। यस, प्रतिनिधि सदन और सीनेट।
चलिए आगे, इस क्षेत्र में स्वतंत्र है, मतलब व्यवस्थापिका कानून बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र है। इस क्षेत्र में ये स्वतंत्र है, सीमित है, मतलब व्यवस्थापिका कानून बनाने के क्षेत्र में सीमित है, केवल कानून बनाने तक सीमित रहेगी, कानून बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्र है। तीसरा, इस क्षेत्र में सर्वोच्च है, अर्थात व्यवस्थापिका कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च है। और इसी के साथ में यहाँ पृथक कार्मिक होंगे, अर्थात व्यवस्थापिका के जो कार्मिक राज कर्मचारी होंगे वो अलग होंगे, जो कर्मचारी होंगे वो अलग होंगे। ये नहीं कि संसदीय शासन प्रणाली की तरह की जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलेगी कि भी यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्री होंगे वो व्यवस्थापिका में से निकलेंगे, नहीं, व्यवस्थापिका पृथक होगी। इधर आइए, कार्यपालिका का भी स्वतंत्र संगठन और क्षेत्र होगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और उसके बाद में जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है वहाँ का राष्ट्रपति। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली में चयन होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री की नियुक्ति होती है। तो कार्यपालिका का भी स्वतंत्र संगठन और क्षेत्र है। अब यहाँ कार्यपालिका का कार्य क्या होगा? कानून की क्रियान्विति करना। तो कानून की क्रियान्विति करने के क्षेत्र में सीमित होगी, केवल कानून की क्रियान्विति करेगी, कानून बनाने से इसका मतलब नहीं है। इस क्षेत्र में ये स्वतंत्र है, सीमित है, इस क्षेत्र में सर्वोच्च है, और ये पृथक, इसके भी कर्मचारी पृथक होंगे, अलग होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें न्यायपालिका का लिखा है, इसका भी मतलब न्यायपालिका के भी स्वतंत्र संगठन में क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में सीमित होगी न्यायपालिका, इस क्षेत्र में स्वतंत्र है, इस क्षेत्र में सर्वोच्च है, और इसके पृथक कार्मिक होंगे। इसके कर्मचारी राज कर्मचारी अलग हैं, इसके राज कर्मचारी अलग हैं, इसके राज कर्मचारी अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भी कार्यपालिका के कर्मचारी जो है व्यवस्थापिका में से आएंगे, व्यवस्थापिका में जो है वो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं। ये भी पृथक है, ये भी पृथक है, ये भी पृथक है। तो ये शुद्ध पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ मैंने तीर के निशान से दर्शा रखा है, ये इधर दोनों संपर्क है, ये संपर्क होगा। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में शुद्ध शक्ति पृथक्करण कहीं पर भी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे का किसी न किसी रूप में सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हठधर्मिता अपना लेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कार्यपालिका अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, निषेध अधिकार की शक्ति है ना, पॉकेट वीटो है। कैसे? व्यवस्थापिका कानून बनाएगी तो वास्तविक रूप में कानून तभी लागू हो सकते हैं जबकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, तो इसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है, मतलब कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा है, इसी के साथ में राष्ट्रपति विदेशों से जो संधियां करेगा, तो ये संधियां तभी लागू हो सकती हैं जबकि व्यवस्थापिका, मतलब यहाँ कांग्रेस मतलब सीनेट इनको स्वीकार कर लेगी। सीनेट कांग्रेस का दूसरा सदन है, व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है। इसका मतलब ये इसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है, इसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है। इसी प्रकार से न्यायपालिका है, न्यायपालिका के जो वेतन भत्ते इत्यादि हैं उनको कौन निर्धारित करता है? व्यवस्थापिका करती है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कार्यपालिका। तो तीनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन हो सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं शुद्ध शक्ति पृथक्करण पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। ये तो सामान्य बात है। अब इधर आइए, मैंने यहाँ लिखा भी है, शुद्ध शक्ति पृथक्करण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व। अब व्यवहारवादी क्या कह रहे हैं, व्यवहारवादी इसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं, इसको समझना है मेरे भाई। देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है शक्ति पृथक्करण व्यवहारवादी व्याख्या और मूल्यांकन। मतलब व्यवहारवादियों ने इसका जो मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया, किसका? शक्ति पृथक्करण का। जो ये शक्ति पृथक्करण आपके सामने डायग्राम बनाया, अब इसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं, मैंने वैसे पृष्ठभूमि में आपको बता दिया, संकेत तो कर ही दिया है। अब देखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ, व्यवहारवादी शक्ति पृथक्करण की व्याख्या से अधिक इसके संशोधन और इसमें सुधार के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को ही विवेचना करते हैं। मतलब व्यवहारवादी वास्तविक रूप में इसमें संशोधन की बात करते हैं, इसी के साथ में इसकी सुधार की बात करते हैं। इनका कहना है कि केवल शक्ति पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है, इसलिए इसमें सुधार की बात कर रहे हैं। और अंत में बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि भी शक्ति पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। वास्तविक रूप में आज व्यवहारिक स्थल पर देखें, व्यवहारिक धरातल पर देखें तो शक्ति पृथक्करण की इतनी उपयोगिता नहीं है, इतनी उपादेयता नहीं है, सीमित रूप में ही इसकी उपयोगिता है, ये व्यवहारवादियों का कहना है। नहीं, व्यवहारवादी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, रॉबर्ट डाहल है, किर्कपैट्रिक है, डेविड स्टैन है, आमंड पावेल है, ला पालुम्बारा, दुनिया भर के विद्वान है, तो वो व्यवहारवादी की तरफ संकेत किया जा रहा है। आगे बढ़े, शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रत्ययों व अवधारणाओं। देखो, शक्ति पृथक्करण से संबंधित प्रत्ययों अवधारणाओं, जैसे शक्ति पृथक्करण में मूल जो प्रत्यय हैं वो दो हैं, शक्ति और स्वतंत्रता। शक्ति और स्वतंत्रता, तो आज वास्तव में व्यवहारिक स्थल पर देखते हैं तो शक्ति का अर्थ भी बदल गया है और स्वतंत्रता का अर्थ भी बदल गया है। आज शक्ति का तात्पर्य
केवल व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से नहीं लिया जाता है। वास्तविक रूप में आज जनशक्ति और आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। और स्वतंत्रता का भी आज अर्थ बदल गया है। वास्तविक रूप में मॉन्टेस्क्यू ने केवल नकारात्मक रूप में इसका अर्थ लिया है कि भाई जो है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, लेकिन आज तो वास्तविक रूप में रचनात्मक प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। मतलब आज वास्तविक रूप में स्वतंत्रता का अभिप्राय नकारात्मक रूप में नहीं लिया जाता है, बल्कि सकारात्मक रूप में लिया जाता है। अर्थात उचित प्रतिबंधों को लगाना ही स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि भाई प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है, नहीं, उचित प्रतिबंध, रचनात्मक प्रतिबंध, सृजनात्मक प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। इसलिए आज स्वतंत्रता का अभिप्राय सकारात्मक स्वतंत्रता से लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की दो मूल प्रत्यय कौन कौन से हैं, नोट कीजिएगा। शक्ति का प्रत्यय अवधारणा और स्वतंत्रता का प्रत्यय अवधारणा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दो मूल प्रत्यय कौन से हैं, प्रत्यय अवधारणा कौन से हैं, शक्ति और स्वतंत्रता, है ना। आधुनिक समय में परिवर्तन हो गया है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, धारणाओं की अवधारणाओं की व्यवहारवादी व्याख्या करके इस सिद्धांत के संबंध में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है। मतलब व्यवहारवादियों ने केवल जो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, जैसे शक्ति और स्वतंत्रता, वास्तविक रूप में इसके ही आधार पर मतलब शक्ति और स्वतंत्रता की व्याख्या कर करके और इन्होंने मतलब व्यवहारवादियों ने इसके निष्कर्ष निकाले हैं, किसके, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के। और ये 6 निष्कर्ष निकाले हैं। ये 6 निष्कर्ष ही वास्तविक रूप में व्यवहारवादियों की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या और मूल्यांकन है। तो कैसे करेंगे व्याख्या, ये ध्यान दें। पहला बिंदु क्या बनाया इन्होंने, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। मैंने आपको यहाँ संकेत किया था ना, वही तो बात आ रही है। व्यवहारवादियों ने क्या किया है, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। मतलब व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण के अंतर्गत वास्तव में शक्ति का जब अध्ययन ये करते हैं, मतलब शक्ति पृथक्करण का जब ये अध्ययन करते हैं तो स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ लेते हैं। कैसे लेते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रारंभ की बात करें, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने भी वास्तविक रूप में ऐसा ही कहा था, क्या कि भाई प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। मतलब स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ ले रहे हैं। जबकि व्यवहारवादियों का कहना है कि नहीं भाई, आज स्वतंत्रता का अर्थ बदल गया है। आज प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं, बल्कि रचनात्मक प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। मतलब आज स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ नहीं लिया जाता है, बल्कि स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ लिया जाता है। अर्थात उचित क्षेत्र में प्रतिबंध लगाना निरायत जरूरी है। मान लो मैं एक उदाहरण दूं आपको, एक नागरिक पुल से गुजर रहा है, वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। वो नागरिक मुझे समझिएगा, मैं 4 व्हीलर या बाइक से जा रहा हूं। अब ट्रैफिक पुलिस वाला मुझसे कह रहा है कि सर आप आगे मत जाइएगा। सर मैं संबोधन कर रहा है, क्या जानेगा कि मैं टीचर हूं क्या हूं, लेकिन आम नागरिक के रूप में कहेंगे वो कि श्रीमान जी आगे पुल टूटा हुआ है, आप मत जाइए, मना कर रहे हैं ना। अब वो ये कहेगी, मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, आप कौन होते हैं रोकने वाले, मैं तो जाऊँगा। अब मुझे बताइए मेरी इच्छा मरने की है क्या भाई? अगर उसकी बात नहीं मानूंगा तो मैं आगे जाऊँगा तो पुल टूटा हुआ, पुल में से गिर जाऊँगा तो मर जाऊँगा। तो क्या मेरी इच्छा ये है मरने की है? नहीं। तो वास्तविक रूप में वो हमें मना कर रहा है, इसका मतलब मना करने का मतलब वो स्वतंत्रता ही है। अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि वो हमें जीवन दान दे रहा है, ये स्वतंत्रता है। इसलिए उचित प्रतिबंध ही स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, कि वहां पर मना मत करो, कोई बात नहीं आप जाइए, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, हम आपको नहीं रोकेंगे, जाइए। नहीं, अब यहाँ उचित प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि आगे आप मत जाइए, हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि पुल टूटा हुआ है, यदि आप गिर जाएंगे तो आप मर जाएंगे। तो ये सकारात्मक है। इसीलिए व्यवहारवादियों ने स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा की बात की है। और जब सकारात्मक धारणा की बात की है तो ऐसी स्थिति में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपादेयता समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन तभी हो पाएगा, उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था तभी हो पाएगी जबकि सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरा,
सरकारी गतिविधियों की सहकारिता व सामूहिकता। व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण में जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, अगर अलग अलग रूप में कार्य करेंगे तो वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था का सुचारू रूप में संचालन नहीं होगा, जनहित में ठीक से कार्य नहीं किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार के तीनों ही अंगों का एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक जनहित से संबंधित कार्य नहीं किए जा सकेंगे। इसलिए वास्तविक रूप में जनहित में, देश हित में कार्य तभी किया जा सकेगा जबकि सरकार के तीनों ही अंग मतलब तीनों ही शक्तियां एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसलिए व्यवहारवादियों का कहना है कि शक्ति पृथक्करण की इतनी उपादेयता या उपयोगिता नहीं है बल्कि सीमित उपयोगिता है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, तीसरा, शासन विधियों में अंतर्निहित नियंत्रण। आप ध्यान दीजिएगा, शासन विधियों में अंतर्निहित नियंत्रण, इसका मतलब क्या है? शासन मतलब सरकार। शासन विधियों में अंतर्निहित नियंत्रणता, अंतर्निहित नियंत्रणता। व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में शक्तियों का पृथक्करण कर देने से व्यक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में शक्तियों को पृथक पृथक करने की जरूरत ही नहीं है। शक्ति का मतलब व्यवस्थापिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। इनका कहना है व्यवहारवादियों का कि शक्तियों का पृथक्करण करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए तो दिया गया है कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, दुरुपयोग को रोका जाए। लेकिन वास्तव में व्यवहारवादियों का कहना है कि सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे पर अंतर्निहित रूप में नियंत्रण रखते हैं और स्वयं एक अंग अपने अंदर ही ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे वो नियंत्रित हो जाता है। इसलिए इनका कहना है व्यवहारवादियों का कि शक्ति पृथक्करण की इतनी उपयोगिता या उपादेयता नहीं है, इसकी सीमित उपयोगिता है। आप समझिएगा, मैंने ये सारी बातें यहाँ आपको बता दी थी। अच्छा, अगला क्या है? चौथा, शासन प्रक्रियाओं की अस्वचालित प्रचालनता। ध्यान दीजिएगा, शासन प्रक्रियाओं की अस्वचालित प्रचालनता। व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में जो शासन है वह स्वयं चालित नहीं होता है, स्वयं प्रचालित नहीं होता है, स्वयं संचालित नहीं होता है, बल्कि इसको किसी न किसी रूप में प्रेरित किया जाता है। संकेतन के रूप में कोई न कोई क्रिया की जाएगी, इसको संचालित करने के लिए क्रिया की जानी पड़ेगी, इसको संचालित करने के लिए क्रिया की जाएगी। शासन स्वयं संचालित नहीं होता है तो फिर इसको संचालित कौन करते हैं? राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, जनमत। अब जब ये चारों ही इसे संचालित करते हैं तो व्यवहारवादियों का कहना है कि फिर शक्ति पृथक्करण की आवश्यकता कहाँ रह गई? राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह और स्वयं जनमत नागरिक राजनीतिक शक्ति को स्वयं नियंत्रित कर लेंगे, उसको कभी भी तानाशाह नहीं बनने देंगे। कभी भी सरकार के तीनों ही अंग राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह और स्वयं जनमत नागरिक, अगर नागरिक जागरूक हैं, सचेत हैं, साहसी हैं, निडर हैं, तो व्यवहारवादियों का कहना है शक्ति पृथक्करण की जरूरत ही नहीं है। शक्ति तो स्वयं इनके द्वारा नियंत्रित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शासन स्वयं संचालित नहीं होता है, इसको संचालित इनके द्वारा किया जाता है, जिनको की गैर संवैधानिक अनौपचारिक संरचनाएं कहा जाता है। औपचारिक संरचनाएं कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनको संवैधानिक भी कह सकते हैं। अनौपचारिक कौन है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह। यस, तो व्यवहारवादियों का कहना है कि शक्ति पृथक्करण की इतनी उपयोगिता या उपादेयता नहीं है, सीमित उपयोगिता है। बार बार बोल रहा हूं मैं, सीमित उपयोगिता है। कौन कह रहे हैं? व्यवहारवादी। मतलब इनका कहना है कि शक्ति पृथक्करण की इतनी आवश्यकता नहीं है और केवल शक्तियों को विभाजित कर देने से, पृथक कर देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह ही नहीं सकती है। इसके अंतर्गत तो मूलतः योगदान राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह का होता है। ये वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था को पूर्ण रूप में नियंत्रित करते हैं और कभी भी उसको तानाशाह नहीं बनने देते हैं। अगर किसी भी देश की जनता जागरूक है, निडर है, साहसी है, तो वहां पर चाहे किसी प्रकार की सरकार हो, कभी तानाशाह नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा तानाशाह कब पनपता है? तभी पनपता है जब जनता उसे अपनी सहमति देती है, जब जनता आलसी होती है, जब जनता डरपोक होती है, जब जनता जागरूक नहीं होती है। और बड़े से बड़े तानाशाह को भी यदि जनता जागरूक है, निडर है, साहसी है, सतत जागरूक है,
तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी हिलाकर रखा जा सकता है। क्या जरूरत है शक्ति पृथक्करण की फिर? हाँ, वैसे सीमित उपयोगिता इसकी है, बार बार कह रहा हूं, व्यवहाराधिकारी सीमित उपयोगिता तो इसकी है। अच्छा, आगे बढ़े। विभिन्न शासन कार्यों का अंतर ही लुप्त हो गया है। व्यवहारवादियों का कहना है कि भाई आधुनिक समय में हम देखें तो शासन कार्यों का मतलब सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 कार्य हो गए, कानून बनाना, कानून क्रियान्वित करना और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना। 3 कार्य हो गए ना। तो इनका कहना है कि विभिन्न शासन कार्यों का अंतर ही लुप्त हो गया है आज। तो कैसे अंतर लुप्त हो गया है? व्यवहारवादियों का कहना है कि आज हम देखते हैं कि कार्यपालिकाएं केवल कानून की क्रियान्वित ही नहीं कर रही हैं, बल्कि कानून बनाने में भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। और कार्यपालिकाएं केवल कानून क्रियान्वित नहीं करती हैं, बल्कि इनके द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष होता है, मुझे बताइए उसे समाधान का अधिकार होता है या नहीं? भारत में राष्ट्रपति को, ब्रिटेन के अंतर्गत राजा रानी को समाधान का अधिकार है या नहीं है? कैसा कार्य? न्यायिक कार्य। और क्या वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा ये तय नहीं किया जाता? संसदात्मक शासन प्रणालियों में तो विशेषकर मंत्रिमंडल जैसा कानून बनाना चाहता है वैसा कानून बनवाता है। क्यों? क्योंकि संसद के अंतर्गत व्यवस्थापिका का बहुमत होता है, और बहुमत होता है तो पारित हो जाता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के अंतर्गत भी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर कांग्रेस को मतलब व्यवस्थापिका को संदेश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता इस प्रकार के कानून बनवाना चाह रही है, जनता की ये इच्छा है, राष्ट्र की ये इच्छा है। तो राष्ट्रपति के संदेश और सुझाव को माना जाता है, अनुसरण नहीं किया जाता है। तो मुझे बताइए, कार्यपालिका न्यायिक कार्य भी कर रही है, कानून बनाने संबंधित कार्य भी कर रही है। इसलिए व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में शासन कार्यों का अंतर ही लुप्त हो गया है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका केवल कानून बनाने कार्य नहीं करिए, बल्कि न्यायिक कार्य भी करती है और क्रियान्वित करने संबंधित कार्य भी करती है किसी न किसी रूप में। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ व्यवहारवादियों का कहना है कि एक संरचना का मतलब चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, है ना। आप आमंड और पावेल का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है उसके आधार पर इसको समझ सकते हैं। मतलब व्यवहारवादियों का कहना है कि एक संरचना के द्वारा, एक संरचना मतलब चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। इसलिए शासन कार्यों का अंतर ही लुप्त हो गया। जब अंतर ही लुप्त हो गया तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उपयोगिता सीमित है। मतलब इसकी उपादेयता इतनी नहीं है जितना कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जनक मॉन्टेस्क्यू ने बतलाया था। ये व्यवहारवादियों का निष्कर्ष हो गया। आगे बढ़े। छठा क्या है इसका बिंदु? कानून के बनिस्पत राजनीति के तथ्यों पर ध्यान केंद्रण। व्यवहारवादियों का कहना है कि केवल कानूनी अध्ययन करने से आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। कानूनी रूप में तो शक्ति पृथक्करण कर दिया गया है कि ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उल्लेख किया गया है कि नहीं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में। लेकिन व्यवहारवादियों का कहना है कि नहीं भाई, केवल आप कानूनी अध्ययन करने से राज्य व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं, और केवल कानूनी रूप में शक्तियों का पृथक्करण कर देने से, संविधान में शक्तियों का पृथक्करण देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो फिर क्या करें? व्यवहारवादियों का कहना है कि कानून के बनिस्पत राजनीति के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि व्यवहार में क्या हो रहा है। अगर व्यवहार में देखा जाए तो वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि संविधान में जब शक्ति पृथक्करण की बात की जाती है तो व्यवहार में हम देखते हैं कि सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं, तो भाई वास्तविक रूप में वहां सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण भी रखते हैं, जिससे कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। और जब एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं तो इससे शक्ति नियंत्रित भी होती है और शक्ति का संतुलन भी बना रहता है। इसे ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का नवीन रूप कहा जाता है, जिसका नाम है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। इसके बाद में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस क्लास के बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के पर ही समझाएंगे हम आपको। तो मैं बार बार करूँ, मैं व्यवस्थित रूप में ले रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊँ प्रत्येक टॉपिक को, मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए, एक दूसरे से संबंधित करते हुए। तो मैंने क्या कहा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का नवीन रूप ही क्या है? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, जिसका एक संकेत मैंने छठे बिंदु में कर दिया है। ठीक है, अगली जो
वीडियो क्लास हम अपलोड करेंगे वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर ही होगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अंत में निष्कर्ष रूप में एक विद्वान है वाइल क्या कह रहे हैं कि शक्तियों के पृथक्करण को अन्य राजनीतिक विचारों जैसे मिश्रित सरकार के सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन की धारणाओं के साथ मिलाया या जोड़ा गया है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में, शुद्ध रूप में शक्ति पृथक्करण पाया ही नहीं जा सकता। व्यवहारिक रूप में जब इसका अध्ययन किया जाता है तो वास्तविक रूप में इसे नियंत्रण और संतुलन की धारणा के साथ मिलाया जोड़ाया गया है। अर्थात वास्तविक रूप में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का नवीन रूप उभर कर सामने आ गया है आज, वो है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। मतलब सरकार के तीनों ही अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, पूर्ण रूप में पृथक पृथक नहीं रह सकते। वास्तविक रूप में ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि राजनीतिक शक्ति नियंत्रित हो और राजनीतिक शक्ति का संतुलन बना रहे। और जब राजनीतिक शक्ति का संतुलन बना रहेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। इसलिए केवल शुद्ध रूप में शक्ति पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए व्यवहारविदों का कहना है कि वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सीमित उपाय देता है, सीमित उपयोगिता है, जिसका कि बदला हुआ रूप दिखाई भी दे रहा है हमें। कौन है वो? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, तो सीमित उपयोगिता होगी इसकी। व्यवहारवादियों का कहना है कि इसकी सीमित उपयोगिता है और केवल शक्ति का पृथक्करण कर देने मात्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में, वास्तविक रूप में राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित रखने में राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह और स्वाम जनमत, स्वाम नागरिक महत्वपूर्ण रूप में भूमिका अदा करते हैं। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की क्या करें, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की इतनी उपाय देता नहीं है। कौन कह रहे हैं? व्यवहारवादी। आगे बढ़े। अब लास्ट में मैंने एक निष्कर्ष निकाला है यहाँ आपके लिए। व्यवहारवादियों के अनुसार शक्ति पृथक्करण सीमित उपयोगिता ही रखता है। निष्कर्ष होगा ये, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ ये। अर्थात व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में यदि हम देखते हैं, जब हम व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, संस्थाओं में बैठने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में ये पाया गया है कि सरकार के तीनों ही अंग एक दूसरे से संबंधित हैं। सरकार के तीनों ही अंग किसी न किसी रूप में एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप शक्ति का संतुलन बना रहता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की इतनी उपायदेयता, उपयोगिता नहीं है जितना कि मोंटेस्क्यू ने माना था। इसीलिए व्यवहारवादियों का कहना है कि वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सीमित उपायदेयता है, सीमित उपयोगिता है और आज शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का नवीन रूप, नया रूप, संशोधित रूप, परिवर्तित रूप उभर कर सामने आ गया है, जिसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर ही चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आप शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्यवहारवादियों ने जो व्याख्या की है, जो मूल्यांकन किया है, वो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।